वर्किंग प्रोफेशनल हो ना, यस तो अगर आप सच में यू आर रियली फोकस्ड टुवर्ड्स द एग्जाम, यस तो वो जो फोकस पढ़ाई है वो 3 घंटे बहुत है। मुझे लगता है कि थोड़ा सलमान खान बनना पड़ेगा कि मैंने सोच लिया तो सोच लिया। वो अपने नज़रिए से सोच रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके नज़रिए से अगर आप सोच के काम करने लगोगे तो आप भी दुनिया के हिसाब से नहीं चल पाओगे। अभी तो तुम यंग हो, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। अभी तो जब तुम शादी करोगे तब आएंगी रियल प्रॉब्लम्स। टाइम मतलब हमें अपना टाइम सेव करना है। करंटली योर करेंसी इज टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट। अब तुम ये कोचिंग में पढ़ लो, क्लास में पढ़ लो, खुद जाके इंटरनेट पे सर्च कर लो, तुम किताब से पढ़ लो, इट डजंट मैटर। बच्चे सेल्फ स्टडी से भी निकालते हैं कुछ बेसिक। हमारा लॉजिकल रीजनिंग एक है, वो किसी भी बच्चे में हो सकती है, वो रूरल में हो, अर्बन में हो, कोचिंग किया हो ना किया हो। तो आंसर राइटिंग इज अ डीप स्किल। कहानी कार वाला रोल है। एक ऑफिसर की पहचान क्या है कि वो एक्चुअली मैं वर्किंग इंजीनियर हूँ, पैसे जॉब करता हूँ। तो मुझे ना कंसिस्टेंसी में इशू बहुत आता है। मतलब मैंने 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स मतलब ट्राई करता हूँ, 3 मंथ्स पढ़ लेता हूँ, लेकिन फिर ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हाउ टू मेंटेन, मतलब कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें इसमें, आप कौन सा क्योंकि अटेम्प्ट देना 10 चाह आवर रहे हैं? तो मैंने एक अटेम्प्ट दिया है अभी तक। अब कौन सा देना चाह रहे अभी हैं? मैं 2025 2025 है ना। देखो 2025 से ना रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो कि आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है, किस किस तरीके से आप उसको लेके जाएंगे। जैसे कितना चंक आपको पढ़ना है, क्योंकि जब हम सब पढ़ने की कोशिश करते हैं ना तब हम कुछ नहीं पढ़ते। एक्चुअली मैंने सब सोर्स भी, मतलब मेरे पास लिमिटेड कंटेंट है, मतलब पूरा प्लान भी होता है कि ये करना है, लेकिन उसको मैं समहाउ एग्जीक्यूट नहीं कर पाता हूँ। बिकॉज जब भी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एक्सटेंड करूँ या खुद को पुश करूँ, तो फिर हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। मतलब इस टाइप के मुझे इश्यूज जनरली, लाइफ में आएंगे। बट कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही तो पढ़ाई भी नहीं हो रही, तो फिर स्ट्रेस आ नहीं जाता तो है। कंसिस्ट देखो, उसके लिए ना गैप्स छोड़ो। जैसे मैं यहाँ पे बच्चों का शेड्यूल बनवाती हूँ ना, तो तथास्तु में जब भी मैं बनवाती हूँ तो मैं तो उनको ऐसा कहती हूँ कि जैसे तुम महीने का शेड्यूल बना रहे हो तो उसके अंदर से 4 दिन बीमारी के निकाल दो, ठीक है। 2 दिन मन खराब के निकाल दो, क्योंकि 2 दिन मन खराब होगा ही होगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, है ना। कोई नहीं पढ़ सकता 30 दिन लगातार मशीन की तरह, तो 2 दिन वो निकाल दो कि ये है 2 दिन तो ऐसा आएगा जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करेगा। 2 दिन पेरेंट्स के निकाल दो, कभी तो वो भी बोलेंगे हम मिलने आ रहे हैं या तुम घर जाओगे, वो भी हो जाता है ना। और उसके बाद आधा दिन किसी दोस्त की मदद करने का, आधा एक दिन कभी उसको कहीं लेके जाना है या कभी उसके साथ कहीं जाना पड़ गया, उसका निकाल दो। अब ये जो बाकी दिन है ना, इनके साथ प्लान करो। मैम 21 डेज़ में तो मेन डेज मान लो कि मेरे पास 80 हैं, मतलब सॉरी 6 ही हैं, क्योंकि 5 डेज तो वर्किंग होता है। अब नाइट में अगर एक्सटेंड करेंगे तो फिर नहीं, बहुत ज़्यादा हेल्थ एक्सटेंड नहीं इश्यूज करना। हैं। कितने घंटे पढ़ना है? मैं प्लान करता हूँ जनरली 5 आवर्स, 3 to 5 आवर्स। 3 आवर्स पढ़ो बस। 3 आवर्स में फिर वही लगता है कि मतलब कुछ किया ही नहीं है, मतलब एम्प्टी एम्प्टी सा लगता है, बहुत ज़्यादा खाली खाली कि कुछ पढ़ा ही नहीं है। अभी एग्ज़ाम देखते हैं तो देखो स्टेप्स 3 आवर्स मिनिमम पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। जितना मैं कंफर्टेबली एक्सटेंड कर सकता हूँ करूँगा, सिंपल। अगर आप फोकस के साथ पढ़ रहे हो ना तो 3 घंटे भी बहुत है। वर्किंग प्रोफेशनल हो ना, यस तो अगर आप सच में यू आर रियली फोकस्ड टुवर्ड्स द एग्जाम, यस तो वो जो फोकस पढ़ाई है वो 3 घंटे बहुत है। बाकी समय अपना यूटिलाइज करो जो वो वाला है। जैसे कि ट्रैवल करते होंगे मेट्रो से, तो जब मेट्रो से वापस आ रहे हो तो या तो क्वेश्चंस करो उस समय पे, क्योंकि शोर में याद तो नहीं कर पाओगे, नहीं है ना। या फिर न्यूज़पेपर रीड कर लो, या फिर रट्टे लगाओ और ऑनलाइन क्लास देख लो। ऑनलाइन क्लास तो देखी जा सकती है ना, यस तो ऑनलाइन क्लास देख के आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब आपका टाइम यूटिलाइज हो गया। जब आप कुछ ऐसा मोनोटोनस काम कर रहे हो कहीं पर ऑफिस में जिसके अंदर आप ऑडियो सुन सकते हो, सिर्फ ऑडियो, तो कान में लगा के मे बी आपने कोई हिस्ट्री की कहानी फॉर्मेट के अंदर वो देख लिया, सुन लिया,
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम यूटिलाइजेशन से करी जा सकती हैं। क्या आप पहले वर्किंग प्रोफेशनल हो जो सेलेक्ट हो गए? बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं ना, इंटरव्यूज भी देखे हैं काफ़ी, बहुत सारे देखे हैं ना। Yes. तो हमें बस उन्हीं को सोच के लग जाता हूँ, लेकिन फिर वही होता है ना कि एक बंदा आपने अच्छे से किया फिर ब्रेक डाउन हो गया। कंसिस्टेंसी ये- बनानी पड़ेगी। यू कैन नॉट, यस मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सलमान खान बनना पड़ेगा कि मैंने सोच लिया तो सोच लिया। आया? यस। और मैम जैसे एक होता है कि हम लोग के पेरेंट्स उतने मतलब एजुकेटेड नहीं होते, तो उनको मतलब पता नहीं होता है यूपीएससी का। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने किया था कि उनका कॉल आता है तो फिर मन नहीं होता हमारा बात करने का, मतलब ऐसे बोलते नहीं, लेकिन लगता है कि यार क्या ही होगा बात करके, मतलब अब उनको तो समझ आने वाला नहीं एग्ज़ाम, मतलब या हम उनको बता भी नहीं सकते कि नहीं ये बता इस सकते टाइप हैं, से, लेकिन हम मेहनत नहीं करते हैं। मतलब कैसे समझाएं वही, मतलब देखो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझाना पड़ेगा। प्रॉब्लम पता है क्या है ना, कि अगर हम उन्हें नहीं समझाएंगे ना तो वो हमसे पिछड़ से जाएंगे, एक गैप आ जाएगा बहुत बड़ा। ऐसे समझो मेरा बेटा 2.5 साल का है, 2.5 से 3 साल का है, अब 3 साल का हो जाएगा। उसके साथ बड़ी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा, बहुत समझाना पड़ता है कि बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, देखो ये करने से ये हो जाएगा। बट आई एम डूइंग इट ना, एंड दिस एफर्ट हैज़ बीन डन बाय आवर पेरेंट्स ऑल्सो। हमारे सबके पेरेंट्स ने हमारे साथ एफर्ट डाला होगा ना, हम लोगों को बहुत 2-3 साल से लेके जब तक हमें एक बेसिक अकल आई 10, 11, 12 साल तक उन्होंने हमारे साथ मेहनत करी है ना। अब हमारा टाइम है कि दुनिया बदल रही है, लेकिन पेरेंट्स के पास वो एक्सपोजर नहीं है, यस वो उनके पास मीन्स नहीं है कि वो इस दुनिया को समझ पाएँ, या जो ये नई चीज़ें हो रही हैं उनको बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर पाएँ। तो वो अपने नज़रिए से सोच रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके नज़रिए से अगर आप सोच के काम करने लगोगे तो आप भी दुनिया के हिसाब से नहीं चल पाओगे। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन एक ही है कि उनको भी इस दुनिया के नज़रिए को समझाया जाए, वो इस दुनिया के नज़रिए को समझना स्टार्ट कर दें। अब ये बड़ा पेनफुल और स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, लेकिन करना पड़ेगा। जैसे धीरे धीरे उन्हें एग्ज़ाम के बारे में समझाना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से तो उनको समझाओ नहीं ज़्यादा एग्ज़ाम के बारे में। क्योंकि फिर एक्सपेक्टेशंस है ना, एक्सपेक्टेशंस नहीं बनानी हमें क्या करना है, हम काम करें। तुम तो वर्किंग प्रोफेशनल हो ना, तो मम्मी बहुत काम है ऑफिस में इतना ज़्यादा काम है कि क्या बताऊँ, ऑफिस का सारा काम मैं ही करता हूँ और धीरे धीरे ना उनको अवेयर करवाओ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो पापा, या आप बिल्कुल सही कह रहे हो मम्मी, लेकिन अभी ना आजकल के ज़माने में ऐसा हो रहा है, ये मत बोलो मैं कर रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। एक जनरल टेंडेंसी बन जाती है ना हम लोग की, या तो फ़ोन ही नहीं उठाएंगे, फ़ोन उठाएंगे तो बस 2 मिनट बात किया हो गया। नहीं, वी नीड टू टॉक टू देम। तुम्हें बहुत बार गुस्सा भी आएगा, हाँ, इरिटेशन भी होगी, तुम्हें वो भी लगेगा, कोफत भी होगी, है ना। ये भी लगेगा कि यार इनके साथ तो बात करके कोई फ़ायदा है ही नहीं, ये भी लगेगा कि अरे यार ये समझ नहीं पाएंगे, कोई पॉइंट नहीं है ना, दिमाग ख़राब करने का, और वो सारी बातें तुम्हें लगेंगी। मैं अभी बता रही हूँ, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन सी तनु मैम ने कौन सी बात बता दी, है ना। उनके पेरेंट्स बड़े मॉडर्न होंगे, या उनके पेरेंट्स बड़े ये होंगे जो समझ गए, है ना, लेकिन मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं है, या पर बात क्या है ना, उनको बदले बिना हमारी लाइफ नहीं सुधरेगी। अभी तो तुम यंग हो, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई अभी तो जब तुम शादी करोगे तब आएंगी रियल प्रॉब्लम्स, फिर बच्चा होगा तो फिर और प्रॉब्लम्स। मम्मी कह रही है कि इसको तो हमारे यहाँ तो बच्चे को ऐसे ही करते हैं, है ना। अब तुमने किसी यंग एजुकेटेड इंडिपेंडेंट वुमेन से शादी कर ली, फिर वो कह रही है मैं अपने बच्चे को ऐसा करने नहीं दूंगी, सिंक नहीं होने का फिर, है ना। अब वो तुमसे आगे बोले तुम बताओ तुम किसकी तरफ हो फिर तुम ऐसा थोड़ा रहेगा मैं साइंस की तरफ हूँ ऐसा बोल सकते हो? नहीं वहाँ पे तो नहीं,
वहाँ पे नहीं बोल पाओगे, तुम्हें फिर करना पड़ेगा ना कुछ। तो यू हैव टू बी। तो अब उस प्रॉब्लम से निकलने का क्या तरीका है, आज से उन्हें धीरे 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 इस दुनिया में लेकर आओ, उन्हें बताओ क्या चल रहा है दुनिया में, बताओ कि मम्मी देखो, अच्छा पड़ोसी वाली आंटी की बहू, अरे वो खाली बैठी थी ना इसलिए देखो कितना तंग करती है, इसलिए नौकरी वाली लानी चाहिए। धीरे 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 उनके मन में अपनी जो आपके मन की बातें हैं आप उनको बताओ, हंसी में बताओ, मजाक में बताओ, कहानी के थ्रू बताओ, एग्जाम्पल के थ्रू बताओ, है ना। अब जैसे आप नहीं चाहते कि आपकी मम्मी डेली आपसे फ़ोन करके शादी की बात करें, है ना, तो बताओ मम्मी मेरा रूममेट जो है ना उसकी मम्मी पता नहीं क्यों डेली पीछे पड़ी रहती है उसके, शादी कर ले शादी कर ले, आजकल तो वो फ़ोन भी नहीं उठाता। ऐसा नहीं करना चाहिए। है ना, अब मम्मी को समझ तो आ ही जाएगा। इतना तो आई है। तो जो भी है, मतलब ये तो मजाक की बात है, लेकिन हाँ वो स्लो येट पेनफुल प्रोसेस जैसा भी है, लेकिन हमें उससे गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उनसे लड़के करेंगे ना तो लड़ाई के बाद भी देखो दर्द हमें ही होना है, गिल्ट हमें ही होना है, और वो गिल्ट इज़ वेरी पेनफुल, वो बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा। इससे अच्छा थोड़ा 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 करके उन्हें समझा के हम एक दिन उस सिचुएशन पे ले आएं कि जहाँ पे वो और हम बैठ के बात कर सकें। सिंपल। थैंक यू, आई ट्राई माई बेस्ट। मैम मेरा नाम प्रभात है और मैं अभी सफदरजंग में JR हूँ, मैक्सिलोफेशियल में। मैं तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को स्विच करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। आप डॉक्टर हो? यस मैम। हाँ मैम BDS मैंने अभी 2022 में ख़त्म की अपनी, ठीक है। तो मेरा पूरा मन बन गया है, अभी इन लोग से तो पीछे हूँ मैं भी, लेकिन मेरे को स्विच करने में बड़ा, मैं सोच रहा हूँ कि जैसे अगर मैं अपना 100% दूंगा तो मैं फिर वो BDS या अपना काम फिर नहीं कर पाऊंगा जो पहले जो भी है मेरा। थोड़ा मुश्किल होती है ना। अगर आप कहीं पर पार्ट टाइम करना चाहते हो, पार्ट टाइम मतलब 2 घंटे के लिए एज अ विजिटिंग डेंटिस्ट या एज अ विजिटिंग डॉक्टर, तब तो आप कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई के लिए समय तो आपको चाहिएगा। मैम जैसे मैं अभी वहाँ पे एज ए JR हूँ, तो मैंने कोशिश कर ली और टाइम नहीं निकल रहा है, वहाँ नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो तो देखो जूनियर रेजिडेंट को तो डॉक्टर्स भी सीनियर्स भी सब अपना जितना भी काम होता है सब उधर की तरफ धकेलते रहते हैं। नहीं मैम, मैं वहाँ भी अपना 100% दे रहा हूँ, तो मुझे इसमें कोई इशू नहीं है, मैं काम करता हूँ, लेकिन मेरे को सिर्फ स्विच करने में ही, स्विच करने में क्या मतलब मेरा पूरा मन बन गया अभी UPSC का, लेकिन यही समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मैनेज कैसे होगा, बस और कुछ नहीं है। तो जब मन बन गया तो करना ही है स्विच। तो मैम वो फिर उसको मैं टाइम नहीं दे सकता फिर BDS को। पार्ट टाइम कर सकते हो, एज अ फुल टाइम प्रोफेशन नहीं कर पाओगे, नहीं हो पा, क्योंकि फुल टाइम प्रोफेशन करोगे अगर तो आपके पास टाइम बहुत कम बचेगा, है ना। जैसे कि वहाँ पे आपकी कब से कब तक होती है ड्यूटी? मैम 4 to 9 या 9 to 4, नाइट शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट। 4 to 9 या 9 to 4। 9 to 4, 9 to 4 तो कर सकते हो फिर। 4 बजे के बाद तो नहीं एंगेजमेंट कुछ? हाँ ऐसा कुछ नहीं है, खास एंगेजमेंट नहीं है ना? नो है। तो ठीक है, 4 बजे के बाद आओ, आते ही सो जाओ, खाना खा के सो जाओ, सीधा 7 बजे उठो। 7 बजे उठ के आप घर पे रहते हो हॉस्टल में रहते हो? मैम PG में रहता हूँ, बहुत हमारा पीजी में रहते हो, है? 7 बजे उठो, 3 से 4 घंटे पढ़ो और उसके बाद देन यू स्लीप। भाई 7 से अगर 4 घंटे आपने पढ़ा तो कितना हो गया? 11 बजे तक, है ना। उसके बाद अपना थोड़ा और कुछ जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं वो करो, बाकी चीज़ों को सिंप्लीफाई करते जाओ। देखो अपने अपने शेड्यूल को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अगर हमें टाइम बचाना है तो। जैसे कि लॉन्ड्री के लिए खुद मत दिमाग चलाओ, आदमी को डेप्यूट कर दो कि भाई
मेरे लॉन्ड्री के कपड़े ले जाना, प्रेस व्रेस करके दे जाना। खाने को सिंप्लीफाई कर दो, खुद बनाने के चक्कर में या बहुत ज़्यादा उसके चक्कर में मत पड़ो कि भाई देखो ये व्यक्ति है, ये टिफ़िन दे के जाएगा। टाइम मतलब हमें अपना टाइम सेव करना है। करंटली योर करेंसी इज टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट। तैयारी की करेंसी है ये, पैसे हैं ये तैयारी के। तो आपको देखना है आपका टाइम कहाँ कहाँ बच सकता है। जितना टाइम आप बचा सको बचाओ, जितना एफर्ट या एनर्जी आप कहीं और से बचा सकते हो। जैसे आप अगर ट्रैवलिंग में बहुत टाइम लग रहा है तो देखो क्या मैं ट्रैवलिंग कम कर सकता हूँ या फिर मैं ट्रैवलिंग के टाइम को यूटिलाइज कर सकता हूँ। क्या ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हैं जिनसे अंदर मैं अपने सीनियर से बात करके मदद ले सकता हूँ और उनको बताऊँ कि सर मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग काम कोई और कर ले, मैं ये वाला काम कर लेता हूँ, या मेरे को इसी टाइम फ्रेम में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम दे दो। तो ऐसा किया जा सकता है। नहीं पर 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। नहीं मैम उसमें कोई इशू नहीं, वो तो कर सकता हूँ। 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। हाँ कर सकता हूँ। हाँ है ना, डू इट, इट्स वेरी रिवॉर्डिंग। मैम आपको देख के मतलब आप उसके बाद ही मैं थोड़ा माइंड मेकअप किया था। मेरे को आपके बारे में जब पता चला तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि देखो इफ़ यू रियली वांट टू डू इट, है ना, इफ़ यू रियली वांट टू डू इट तो दिमाग नहीं चलाना, काम करते जाओ। देखो पढ़ते जाओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा मुझे कब एग्ज़ाम देना है। यस मैम एग्जैक्टली। जैसे स्टार्टिंग के अंदर आप NCERTs फिनिश कर लो। NCERTs ली, सबको पता है NCERT पढ़नी है। पढ़ी किस किसने है एकदम 6 to 12th? नहीं 6 to 12th NCERTs किसने ख़त्म कर दी? अब बताओ, तुम देख रहे हो सबको पता है, लेकिन एक काम जो सबसे ज़्यादा बेसिक है हमारा, पर वो उसमें श्योरिटी नहीं आ रही ना, तो बस श्योरिटी चाहिए हमें। उठो, उठाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो। टेंशन क्यों लेनी है? टेंशन लेके तो काम होगा नहीं, सीधा काम करने लगो। मैं हमेशा अपने बच्चों को ये बताती हूँ, तुम्हें टेंशन हो किताब लेके बैठ जाया करो, किताब लो, पढ़ने लग जाओ, और ये सोचो कि मैं टेंशन लूँगा लेकिन 1 घंटे बाद। 1 घंटे तुमने पढ़ाई कर ली, तुम्हारे को टेंशन होगी ही नहीं, क्योंकि हमारा जैसे हम मेहनत करने लगते हैं ना, मेहनत करने लगोगे टेंशन कम हो जाएगी, क्योंकि दिमाग जाएगा ही नहीं, टाइम ही नहीं है ना तुम्हारे पास फालतू बात सोचने का। जितनी मेहनत कम करोगे उतनी ज़्यादा टेंशन बढ़ती जाएगी। मैं बहुत सारे अभी मेरे को काम चलते हैं यहाँ पर, तथास्तु भी देखना है, मेरा बच्चा भी है, पढ़ना भी है, मैं पढ़ाती भी हूँ, उसके बाद कॉलेजेस में बच्चों से भी मिलना है, फिर मुझे लगता है यहाँ पे भी जो बच्चे आ रहे हैं उनसे भी मिलूँ, और भी बहुत सारे काम रहते हैं लाइफ में, अलग अलग चीज़ें। तो अगर मैं सबकी टेंशन लेने लगूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। हम यही इंस्पायर भी करता है एक्चुअली हम लोगों को। तो कुछ नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा क्या करो, करने लग जाओ। एक ख़त्म करो, दूसरा ख़त्म करो, तीसरा ख़त्म करो, चौथा ख़त्म करो, और वो एक बार चीज़ ख़त्म होने लगती है ना, फिर लगता है अच्छा अब तो सिर्फ 4 ही काम बचे हैं, अब तो कुछ खास नहीं, तो सुबह से तो इतने कर लिए, है ना। जस्ट बिफोर कमिंग हियर आई वॉज इन मीटिंग। जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई, मुझे पता चला कि बाहर 2 लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे आने से पहले। फटाफट उनसे मिली। एक अगर मैं उन्हें वेट करवाती रहती या मतलब सोचती रहती अरे अब क्या करूँ, ये भी है, उनसे भी मिलना है, वो भी कोई आया है मिलने के लिए, अब मैं 3 लोगों से 4 लोगों से एक साथ कैसे मिलूँ, मेरे को तो यहाँ पे भी बच्चों से भी मिलना है, तो उस बात से कोई फ़ायदा था नहीं। तुमको बोला वेट करवाओ, 10 मिनट वेट करवाओ, मैं आती हूँ, 1 2 3 करा, काम ख़त्म भी हो गया। ऐसे ही लाइफ में करना है। तुम्हें पॉलिटी की टेंशन होए कि मुझे पॉलिटी पढ़नी है, उसे बोलो 1 घंटे बाद पहले किताब उठा ली, ये 25 क्वेश्चन करके या ये 1 चैप्टर करके फिर मैं टेंशन लूँगा, उसके बाद फिर टेंशन ही नहीं आएगी वापस। ओके
मैम जैसा कि आपने प्रीलिम 6 बार दिया है और 6 बार आपने क्वालिफाई भी किया है, पहली बार आपने केवल 2 महीने में क्वालिफाई किया है, तो मैम आपके पास कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी होगी इसके लिए? स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी कह सकते हो या फिर एक माइंडसेट कह सकते हो बच्चे। जैसे यूपीएससी का गोल क्या है प्रीलिम्स एग्जाम लेने का, बताओ। मैम सब्जेक्ट कवर करना पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट कवर करना। सब्जेक्ट क्या मतलब कि बच्चे को हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस की बेसिक नॉलेज। ठंड तो नहीं लग रही आपको बच्चे? है? किसी को ठंड लगे तो बता, ठंड कम कर सकते। कम कर दोगे कि बच्चे को बेसिक हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स आना चाहिए। ठीक है, ये एक हो गया। और बताओ। टू नॉट सेलेक्ट नॉन सीरियस कैंडिडेट्स। ठीक है ना? ठीक है, ओके। मैम PYQ? पीवाईक्यू तो उसका हिंट है। ठीक है, और मतलब क्या सोच के बनाता है यूपीएससी कि क्या क्या देखना चाहता है, वो कौन सी क्वालिटी हमारे अंदर देखना चाहता है कि हम कितना अच्छा रट सकते हैं? नहीं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, कि अगर कोई कॉन्सेप्ट इकोनॉमी का या किसी और चीज़ का बच्चे ने पढ़ा तो वो क्या उसको समझ आ गया। जैसे कि उस बच्चे ने न्यूज़पेपर में खोला और उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एनपीएस बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसको पता होना चाहिए कि भाई उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी आनी चाहिए कि भाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन आना चाहिए कि यार इतना बड़ा बैंकिंग सिस्टम खड़ा है, इतना सारे हमने सिस्टम्स क्रिएट कर रखे हैं, तो ये लोन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो कैसे गए, एनपीएस बन कैसे गए? देयर मस्ट बी सम पॉलिसी लूपहोल। अब और ऐसे कौन से क्या क्राइटेरिया है? लोन्स तो बहुत सारे हैं, सब तो एनपीए नहीं होते। तो यानी ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जब हम बोलेंगे कि ये लोन एनपीए हो गया? कुछ होगा ना, इतने दिन बाद, 180 दिन बाद, ये पढ़ा है? ये लॉजिकली सोच रही हूँ अभी मैंने आपको अभी तक कुछ वो। और एनपीए अगर है तो क्या कुछ ऐसी बॉडीज़ बनाई हैं गवर्नमेंट ने जो इस एनपीए को रिजॉल्व कर दें? वे बनाया होगा, कुछ तो कर रहा होगा गवर्नमेंट। अच्छा, अब ये जो एनपीए है ये किस किस की सरदर्दी है? बैंक्स की तो है ही, लेकिन अगर बैंक्स में प्रॉब्लम आएगी तो आरबीआई की है कि नहीं? आरबीआई भी फिर कुछ करेगा इसमें। तो आरबीआई ने क्या स्टेप्स लिए हैं? और अगर एनपीए इंडिया में है तो क्या बाहर के बैंक्स में भी थे? भाई बाहर भी तो कंट्री के बैंक्स रहे होंगे, क्या वहाँ पर भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं? और अगर होते हैं तो वहाँ कैसे रिजॉल्व करते हैं? और लास्ट स्टेप इस पूरे क्वेश्चनर के अंदर कि क्या कुछ ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जिनसे लोन्स एनपीए नहीं हो। वे फॉरवर्ड। ठीक है, अब मैंने सिर्फ एनपीए शब्द पढ़ा था न्यूज़पेपर में, ये पीछे की कहानी क्या है? क्यूरियोसिटी। ये एक क्यूरियस माइंड के दिमाग में आना चाहिए और उसको ये पता होना चाहिए। अब तुम ये कोचिंग में पढ़ लो, क्लास में पढ़ लो, खुद जाके इंटरनेट पे सर्च कर लो, तुम किताब से पढ़ लो, इट डजंट मैटर। बच्चे सेल्फ स्टडी से भी निकालते हैं ना? बच्चे कोचिंग से भी निकालते हैं, किसी और ने आपके लिए ये रिसर्च करके दे दी, बस यही तो है। और क्या है? कोई यूपीएससी का पेपर तो नहीं निकाल सकता, सिर्फ यही मदद तो कर सकता है कि ये पीछे की जो रिसर्च और बैकग्राउंड सर्च है, ये कॉन्सेप्ट समझाना, यही तो कोई टीचर पढ़ा सकता है। बस यही है एक वांछित। फिर तीसरी चीज़, क्या यूपीएससी सिर्फ अर्बन बच्चों के लिए पेपर बना रहा है क्या? जो दिल्ली में राजेंद्र नगर में बैठे हैं? नहीं, तो रूरल एरिया से भी बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है? नहीं, सेल्फ स्टडी तो ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग भी ठीक है, मेहनत तो है ही, ऑफ कोर्स मेहनत तो सभी को करना है। देखो कुछ बेसिक हमारा लॉजिकल रीजनिंग एक है, वो किसी भी बच्चे में हो सकती है, वो रूरल में हो, अर्बन में हो, कोचिंग किया हो ना किया हो, आईआईटी से हो, बीए हो, होम साइंस हो, कोई भी कहीं से भी, ठीक है।
वो लॉजिक हमें डेवलप करना है। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने 3 स्टेटमेंट्स 4 स्टेटमेंट्स देखी, एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि ये स्टेटमेंट हो ही नहीं सकती इसके साथ, है ना। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती, तो आप नीचे ऑप्शंस में गए 1 2 3 वाले में या 1 ओनली 2 ओनली वाले में, वहाँ से आपने अपना लॉजिकल एलिमिनेशन लगाया और अब बहुत सारी चीज़ें दिमाग चलाया कि यार ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, एंड देन यू स्टार्ट लॉजिकली थिंकिंग। आप गवर्नमेंट की तरह सोचने लग जाते हो। जैसे मैं तो अपने यहाँ पे बच्चों को भी हमेशा यही बोलती हूँ कि देखो, तुम्हें सारी पॉलिसीज सब स्कीम्स याद करने की ज़रूरत नहीं, माइंडसेट समझ लो कि ऐसी स्कीम ऐसी बनेगी। गवर्नमेंट यही टाइप के काम करती है, ये टाइप के करती नहीं है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे सिर्फ लॉजिक से ठीक हो जाते हैं। जैसे अगर आप यूपीएससी का, अगर हमारे पास क्वेश्चंस नहीं है, नहीं तो आई ट्राई टू मेक सम वीडियो जिसमें हम ये लॉजिक पे बात करें, है ना। तो लॉजिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सेलेक्ट भी हो जाते हैं, क्या आईएएस को, आईपीएस को, जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं, क्या उन्हें सारी मैटर्स की नॉलेज होती है? नहीं, मैटर्स की नॉलेज सबऑर्डिनेट स्टाफ को ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा बेहतर निकाल के लाता है। अच्छा सर, ये इनकम टैक्स एक्ट है, इसके अंदर ये रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 2, ये इसके अंदर ये है, ये डॉक्यूमेंट उन्हें जमा करना होगा, ये ऐसा करना होगा, सब लोअर स्टाफ बताता है आपको। लेकिन फिर आईएएस का क्या काम है, उसको ऊपर क्यों बिठा दिया? लॉजिक। वो व्यक्ति उस फाइल को पढ़ के ये देखता है कि इस पूरी प्रोसेस में गड़बड़ कहाँ पे है, कि यार ये तो होना ही नहीं चाहिए ना, ये प्रोसेस लगा दोगे तो बच्चे एंट्री नहीं दे पाएंगे या लोगों को परेशानी होगी। तुमने ये रूल बना दिया, लेकिन ये रूल तो इस रूल से कॉन्ट्रडिक्टरी है जो तुमने ऊपर बोला है। फाइल में यही करते हैं हम लोग, जब हम फाइल पढ़ते हैं सरकारी, मैं तो 7.5 साल काम यही करा है, तो जब आप फाइल पढ़ते हो तो आपको रियलाइज़ होता है ये ऊपर से नीचे कॉन्ट्रडिक्ट, तो जो ऑफिसर होता है वो क्या करता है, वो बस ये गलतियाँ निकाल के कंसिस्टेंसी लेकर आता है। वो चाहता है यूपीएससी, तभी तो सारी चीज़ें पढ़ी हुई थोड़े ना आती हैं। आती है क्या? ज़्यादातर बिना पढ़ी हुई आती है। 50% तो आती ही नहीं है। हाँ, और बहुत सारा क्वेश्चन किसी ने नहीं पढ़ा होता, यूपीएससी चाहता भी है कि वो किसी ने पढ़ा भी नहीं हो। पहली बार तो एग्जाम में ही देखते हैं। हाँ, यस। लेकिन क्या ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि आपको पूरी डिटेल नहीं पता क्वेश्चन की, लेकिन लॉजिक लगाया तो ये बात समझ में आ गई कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। क्योंकि सबको नहीं पता हो सकता। रटने का एग्जाम मतलब रटना पड़ेगा, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी, बट इट्स नॉट प्राइमरीली अ रोट लर्निंग एग्जाम। तो मेरा लॉजिक अच्छा था बस इसीलिए लोग सोचते हैं कि 2-2.5 महीने में कैसे करा। बेसिक्स पढ़े मैंने, क्योंकि टाइम था नहीं, सिर्फ बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी मैंने, और वही पढ़ी जो तुम लोग सब पढ़ते हो, वही लक्ष्मीकांत, वही स्पेक्ट्रम, वही शंकर आईएएस के उस वक्त नोट्स आया करते थे, तब बुक नहीं थी, और वही जो भी अवेलेबल मार्केट के अंदर ये सब किताबें थी वही पढ़ी थी, और बस दिमाग के अंदर करा, रिवाइज ज़रूर करके गई थी और प्रीलिम्स हो गया। ओके मैम। मैं दे दो। मैम रिवीजन नहीं हो पाता, मतलब ऐसे टॉपिक पढ़ के देख के लगता है ये तो आता है, और फिर मैम उसको लिखने आंसर राइटिंग में करो तो नहीं होता, लिमिट भी आगे चली जाती है, 250-300 ज़्यादा ही हो जाता है। रिवाइज नहीं हो पाता। नो मैम, मतलब टॉपिक देख के लगता है कि हो गया, जैसे बुक खुल गई, और फिर मैम बाद में जब लिखने बैठो ना तो ये लगता है कि ये पॉइंट भी डाल दो इस आंसर में, ये पॉइंट भी डाल दो, मतलब लिमिट सेट नहीं हो पा रही है कि आंसर राइटिंग की एक वो होता है ना मैम, आर्ट ऑफ आंसर देखो, दो राइटिंग। क्वेश्चन हैं। पहला है कि रिवीजन कैसे करें, है ना। रिवीजन बड़ा आसान तरीका है, बहुत ज़्यादा उसे रॉकेट साइंस ही बहुत डिफिकल्ट नहीं बनाना। यस आपने पढ़ा, उसके बाद किताब बंद कर दी, रफ पेपर लिया, उस पर स्क्रिबल करना स्टार्ट कर दिया जो तुम रिकॉल कर पा रहे हो। उसके बाद दोबारा से खोल के देखा, रेड पेन लिया,
जो जो पॉइंट्स मिस हो गए वो वहीं पर लिख लिए, फिर दोबारा पढ़ा, फिर दोबारा लिख के देखा, ख़त्म। रिवीजन ऐसे ही करनी है। और आंसर राइटिंग बहुत बड़ा स्किल है, यस मैम। है ना। उसमें टाइम मैनेजमेंट, आर्टिकुलेशन, फ्लो, पॉइंट्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस मैम। स्पीड भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें, Speed. कि उस टाइम फ्रेम में उतने वर्ड्स हमें लिख के आने, एक तो पहले उसे आर्टिकुलेट करना है, फ्रेम करना है, फिर एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कई बार हमें आंसर्स पता होता है कि हम लिख सकते हैं, लेकिन जो टाइम फ्रेम होता है ना, उस टाइम फ्रेम में उतने वर्ड्स हम पुट डाउन नहीं कर पाते अपने जो हमारे इसीलिए उसे उसमें बहुत प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। देखो, आंसर राइटिंग इज़ अ डीप स्किल, कहानीकार वाला रोल है, सिलेक्शन का एक कह सकते हैं है ना? कि बहुत अच्छा पैरामीटर है। हाँ। क्योंकि अच्छा बताओ, उन्होंने मेंस के आंसर राइटिंग को क्यों रखा होगा यूपीएससी में? लॉजिक को समझो। डीप कंसेप्ट को समझने के लिए किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फिर ओके, हमारी सोच भी रिफ्लेक्ट होती है जब हम लिखते हैं, और क्योंकि टाइम कम है, ज़्यादा लिखना है, तो हम अपनी बातों को, मन की बातों को छुपा नहीं पाते और फटाफट सारी बातें बाहर आ जाती हैं। और मैम, गवर्नेंस का बेसिक रूल ये है कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पढ़ें और बेसिक अंडरस्टैंडिंग में लोगों को समझा सकें, सिंपलीफाई बिल्कुल। सो डिफिकल्ट रिपोर्ट्स, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स, डिफिकल्ट फाइल्स, ऑफिसर हैज़ टू राइट अ नोटिंग। गवर्नमेंट वर्क्स ऑन नोटिंग। नोटिंग क्या होती है? नहीं पता होगा तुम लोगों को अभी। मैम, पता है? मैम नोटिंग ये होती है कि कुछ भी ड्राफ्ट्स गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री कमिटीज ड्राफ्ट बनाती है, तो और इंडियन ऑफिसर सर्विस में क्या करते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं, फिर एग्जिस्टिंग लॉज के साथ उसको नोट करते हैं, आई थिंक। पर डे का जो ब्रीफ होता है कि देखो, ऐसे समझो, फाइल जो होती है, फाइल चलती है यस मैम। और नीचे से चलती है, ऊपर तक आती है, नीचे से नोटिंग्स चलती हुई आती हैं कि मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, मेरी ये है, मेरी ये है, और हायर जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं सेक्रेटरी लेवल तक वो नोटिंग बढ़ती जाती है। अब हर ऑफिसर को काट के या तो अपनी नोटिंग लिखनी होती है या उस नोटिंग के नीचे साइन करना होता है कि मैं अप्रूव करता हूँ इसको, ठीक है। ऐसे अब फाइलें अप्रूव होती हैं गवर्नमेंट के अंदर। तो एक ऑफिसर की पहचान क्या है कि वो कितने अच्छे से बात को, कितनी जल्दी फाइल की बात को समझ सकता है और उसका क्रक्स निकाल के अपनी नोटिंग लिख सकता है। दिस इज़ इट, दिस इज़ आंसर राइटिंग। तुमने कितने अच्छे से पूरे सब्जेक्ट को पढ़ा, उसे समझा, क्या तुम उसे एकदम क्रक्स, स्पष्ट भाषा में, डेटा, फैक्ट्स, आर्टिकुलेशन के साथ जल्दी समराइज करके लिख सकते हो या नहीं? वही आंसर राइटिंग हो गई, वही तुम्हारी नोटिंग हो गई। जो अच्छा आंसर लिख सकता है वो आदमी अच्छी नोटिंग लिख सकता है। सरकार को चाहिए अच्छी नोटिंग लिखने वाले ऑफिसर्स जो फाइल को जल्दी समझें और बढ़िया सी पूरी बात को एक्सप्लेन करके लिख दे, ताकि अच्छे से डिसीजन ले सके। जो डिसीजन लिया है उसके पीछे कारण लिखे हों, भाई क्यों लिया एक ऑफिसर ने डिसीजन। एक ऐसे समझो, एक फाइल आई तुम्हारे पास सपोजिडली कि भाई पुल कोई बना था, उसके अंदर कुछ वीकनेसेस हैं और उसे तोड़ के दोबारा बनाना है, ठीक है। एक ऑफिसर ने लिखा सिंपल, पुल तोड़ के दोबारा बनना चाहिए, साइन कर दिए। एक दूसरा ऑफिसर है, उसने लिखा पिछली बार पुल बना था, इस एजेंसी ने बनाया था, इतने रुपए खर्च हुए थे, लेकिन उस पुल के अंदर अब इतने साल बाद ये कमियां आई हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस एजेंसी, जिस भी एजेंसी ने रिसर्च करके बताया है, वी शुड रिप्लेस दिस विद दिस, एंड द कॉस्ट with added inflation, added this has become this. Therefore, it is my recommendation that the old pool should be demolished and new should be made, because number 1, public property, second, loss of human lives if it breaks down in early, third, जो भी तुम्हारे पॉइंट्स हैं, तुम्हारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, तुमने लिखे और तुमने अपना साइन करें। अब बताओ कौन सा ऑफिसर अच्छा है? सिंपल,
वैसा ही चाहिए उन्हें। अब वो तुम्हारे आंसर के अंदर तुम ले आओ तो मेंस क्लियर हो जाएगा तुरंत। सिंपल, वैसा ही चाहिए उन्हें। अब वो तुम्हारे आंसर के अंदर तुम ले आओ तो मेंस क्लियर हो जाएगा तुरंत। हम जितना इजी आप बता रहे हैं उतना लग नहीं रहा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।